हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि भारत का जो संविधान था उसको लेकर के हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग ये पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे और हमें क्यों जो है हमारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमें संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ा, हम लोग इसके बारे में पढ़े थे बिल्कुल डिटेल में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीज़ों को कि हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब हमारा फ्यूचर्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फ्यूचर है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है बात करने वाले फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या फ्यूचर है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारा था बात कर रहे थे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्यूचर, यानी कि जो भारत का संविधान है उसका क्या क्या की फ्यूचर है, हम लोग उसके बारे में डिटेल में चीज़ों को थोड़ा समझेंगे कि देखो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जैसे बात कर रहे थे, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैव बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल फॉर द सेवलर डिके, यानी कि जो हमारा भारतीय आंदोलन जो था काफ़ी दिन से चल रहा था। द इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय जो है स्वतंत्रता को लेकर के आंदोलन, यानी कि आज़ादी को लेकर के जो था वो काफ़ी दिन से लोग जो थे एक्टिव थे, उसमें चल रहे थे लोग। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, ठीक है। नेशनलिस्ट डिवोट ए ग्रेट डील ऑफ द टाइम्स ऑफ इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे यानी कि जो राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे उस तरह से फिर डिवोट करते कि इंडिया जो है किस तरह से अपना आज़ादी चाहता और वो किस तरह से अपना जो फ्री होके प्लानिंग क्या प्लानिंग कर रहा है, यानी कि उसे हम अगर आज़ाद कर देंगे तो किस तरह से रह सकता है और क्या था इसके बारे में। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन इंडिया वाज गोइंग थ्रू द ट्रिमल बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जब जिस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, यानी कि जब वो प्रस्ताव दिए थे कि इस तरह से कैबिनेट मिशन आया था जैसे 1945 में हुआ, आप लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे, तो कैबिनेट मिशन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, जिसमें था कि आप लोग कृपया भेजें कि किस तरह से आप लोग जब हम आपको फ्री कर देंगे तो आप लोग देश जो इतना बड़ा देश है उसे किस तरीके से चलाएंगे, इसमें वो आप लोग लिख के बता, फिर उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। तो इसमें जो था जैसे हुआ तो उस टाइम जब लिखा जा रहा तो उस टाइम जो था क्या हो गया, पार्शियन वो जो सक्सेस नहीं हो, क्योंकि जैसे लिखा तो उस टाइम जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो इस बात से सक्सेस नहीं था। तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट था रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट टू मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी with preserving the national unity along the reduction and poverty through the social economic reform। बाद में जो था फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया इस तरह से, किसके रिस्पेक्ट में, डाइवर्सिटी को मेंटेन किस तरह से हमें करना है, यूनिटी को, एकता को किस तरह से बनाना है, और इस तरह से सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि जो हमारा सोशल इकोनॉमी यानी कि सामाजिक को लेकर के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसे हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए फिर ये रखा गया। तो अब जो था उसके बाद था फॉलोइंग, हमारे क्या क्या फीचर्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या क्या फीचर्स था, यानी कि क्या क्या हमें चीज़ दिया हुआ है, मूल इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले था जो फर्स्ट फीचर है वो फेडरलिज्म को लेकर के, यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है, यानी कि फेडरलिज्म होता था इट रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि ये फेडरलिज्म का मतलब ये रिफर करता है संघवाद, जो हिंदी हम बात करें फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, और ये रिफर्स करता है कि एक से ज़्यादा लेवल जो देश के अंदर होगा, एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगा कंट्री के अंदर, दीज आर द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। और ये इसी वजह से एक तो होगा स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी और जो दूसरी होगी वो होगा हमारा सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस तरह से करना था। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिटीजन्स आर गवर्नमेंट बाय लॉ एंड द पॉलिसी ऑफ द ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो सिटीजन्स हो गए और जो नियम कानून होगा ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा, अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग लेवल जो है हम गवर्नमेंट के द्वारा होगा, उससे लोग को फॉलो करेंगे, ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। अभी आप लोग जैसे पढ़े एक राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार, ठीक है, तो इसको लेकर के तो ये हमारा फेडरलिज्म है, ठीक है, यानी कि एक लोकल जो मुद्दा है उसे एक तरह से स्टेट सरकार देखेगी, उससे भी लोकल और जो है बाउंड्री को, देश को बाउंड्री को लेकर के रिलेटेड ये सब जो है केंद्र सरकार। आगे जाके आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे लिस्ट पढ़ोगे तरह से कि कौन सी जो है नियम कानून केंद्र सरकार किस पे बना सकती है, किस पे राज्य सरकार किस पे, दोनों लिस्ट है। तो आगे जाके पढ़ोगे लिस्ट, यूनियन लिस्ट, करेंट लिस्ट, ठीक है, और करेंट लिस्ट इस तरह से। फिर था जो हमारा सेकेंड फ्यूचर जो है हमारा वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि
पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय जो गवर्नमेंट का फॉर्म होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि चुनाव के तरीके से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। दिस मीन्स द एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इरेस्पेक्टिव टू हिज और हर सोशल बैकग्राउंड एंड डायरेक्ट रोल द इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो गवर्नमेंट का फॉर्म होगा वो क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स का मतलब ये था स्टूडेंट्स कि हर एक जितने भी नागरिक है, जितने भी देश का नागरिक है, सबको बराबर ये अधिकार होगा कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे। यानी कि अब जो बैकवर्ड क्लास के है वो भी सब अपना अपने जो भी है चुनाव लड़ना चाहते लोग, चुनाव जो भी है कैंडिडेट रहेगा उसमें से लोग अपने पसंद के हिसाब से कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, फिर उसे पार्लियामेंट में सदन में जो होगा बैठाएंगे। तो इस तरह से था रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। यहाँ हम लोग चुनाव होती है, हर एक जो भी लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उससे हर एक 5 साल पे टर्म जो है इसका जो टेरिनर जो है 5 साल का होता है। उसके बाद 5 साल के बाद कोई और दोबारा से चुनाव होता है। अगर जो अच्छा काम करता है तो लोग तो उसे दोबारा जिताते हैं, अदरवाइज कोई और जो है गवर्नमेंट हमारा चेंज हो जाता है। इस तरह से था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दस अकाउंटेबल द पीपल इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए कहा जाता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ही होता है, यानी कि लोग के जनता प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो जनता के द्वारा चूज किए हुए होते हैं वही जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है। ये हमारा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आफ्टर देता सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर का विभाजन, यानी कि जो शक्ति का जा वो अलग अलग विभाजन था, ठीक है, किस तरह से था। और जो पार्लियामेंट सेपरेशन ऑफ पावर डेट मीन्स देखो हमारा जो पावर है वो 3 फॉर्म में डिवाइड था। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। जो राज्य जो सरकार होगा उसका 3 फॉर्म है, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर पावर्स मतलब हम बात के यानी कि पार्लियामेंट्री एक, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो हो गया हमारा लेजिस्लेचर पावर हो गया, यानी कि हमारा असेंबली हो गया, संविधान जो हो गया इस तरह से जो बैठेंगे। और एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, लेजिस्लेचर के अंदर आ गया हमारा प्रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह से। और उसका मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारा आ जाता है प्रेसिडेंट हो गया ये सब, और उसके कैबिनेट का जो हो गया मिनिस्टर, वो आगे जाके आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। देखो लेजिस्लेचर होगा जो रिफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दूज हो मेक लॉ। लेजिस्लेचर यानी कि जो सदन में बैठते हैं, यानी कि जो मंत्री जितने भी ये जनप्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा, एमपी जो हमारे हो गए जो कि नियम कानून बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर होता है। एग्जीक्यूटिव होता है स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीटिंग, यानी कि छोटा जो ग्रुप का होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करता है। यानी कि इसके अंदर अगर जो हम बात करते हैं पार्लियामेंट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कैबिनेट हो गया और प्रेसिडेंट, ये सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं जितने भी हमारा जो हो गया जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सदन बैठते हैं वो सारे लोग। और जुडिशरी मतलब हो गया न्यायपालिका। जुडिशरी मतलब हो गया न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात करें यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो कोर्ट हो गया सारा इसके अंदर, ये जो हमारा, ठीक है, एंड रनिंग द जुडिशरी का मतलब था, जुडिशरी का मतलब देखो वही था रिफर्स द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री, जो सेटल करेगा दोनों लॉ के बारे में, जो लोग है नियम कानून जो है लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं उसे, और कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं कोई, और उसका न्याय कौन करेगा, ये सब हमारा जुडिशरी फॉर्म का होता है, न्यायपालिका होती है, ठीक है, जो कोर्ट के अंदर आता है। और ये तीनों के बीच में बैलेंस हर एक जो ऑर्गन होता है सरकार का अदर स्टेट दैट इंश्योर द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन ऑल 3, ये तीनों के पास इक्वली पावर है, अधिकार है। इस तरह से कोई भी किसी का पावर का मिस यूज नहीं कर सकता। इस तरह से था जो हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो जो रनिंग जो है 3 पावर में था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा और की फ्यूचर है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। हमें जो है अपना एक फंडामेंटल राइट्स दिया, मौलिक अधिकार। आगे आप लोग जाके पढ़ोगे कि किस में है, कितने से कितने तक है हमारा जो आर्टिकल्स है, आप लोग पढ़ोगे टोटल 398 आर्टिकल्स अभी हमारे अंदर आता है, और 24 जो इसके पार्ट्स है, और इसके बारे में पढ़ेंगे तो किस आर्टिकल्स में क्या आता है आप लोग डिटेल में इस चीज़ को पढ़ोगे। तो जो फंडामेंटल राइट्स होता है यानी कि जो हमारे लोग का मौलिक अधिकार बात करें तो हमारे जो क्या हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग, वो फंडामेंटल राइट्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल राइट्स रिफर्ड एज द कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का संविधान है इसका जो है रिफर्ड करता है राइट्स, अधिकार क्या क्या दिया गया है उसमें हमें ये बताता है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को, यानी कि जो नागरिक होता है उसे अगेंस्ट एलिब्रिटी यानी कि आलोचन वगैरह इस तरह से लोग जो होते हैं उन्हें मदद करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। एब्सोल्यूट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय स्टेट, और जो सरकार के द्वारा पावर क्या क्या दिया गया उसका अधिकार का ये यूज करता है। इस तरह से फंडामेंटल मौलिक अधिकार यानी कि हमें बोलने की आज़ादी है, हम किसी के कर सकते हैं, हमें कहीं भारत के किसी में देश, हमारे इंडिया के किसी भी कोने में हम लोग जाके रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ये सारे हमारा मौलिक अधिकार दिया गया। अलग अलग मौलिक अधिकार हम फिर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ये बढ़ जाता है, किसका क्या अधिकार है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमें कोई भी पुलिस वाला आया तो डंडे मार के चला जाए, नियम कानून, हमारा भी अपने खिलाफ भी प्रोटेक्ट करने का अधिकार है,
कि हम क्या सही है, हम अगर जो हम सही है तो हम अपने खिलाफ लड़ सकते हैं किसी के खिलाफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें कोई भी आएगा कुछ भी सुना कर चला जाएगा, हम सुनते हैं। अगर जो हमें हमारे संविधान के बारे में प्रॉपर नॉलेज, हमें रूल्स है, हमें पता होगा तो हम लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझ रहे होंगे। और थोड़ा हम लोग देखो डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गारंटी देता है राइट्स, हर एक इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं सबको इक्वल राइट्स देता है, हर एक, एज वेल स्टेट हो गए और एज वेल इंडिविजुअल्स, जो सरकार है उसे भी, और जो साथ साथ स्टेट में जो लोग हैं सबको बराबर अधिकार देता है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। टोटल जो हमारे पास जो अभी फंडामेंटल राइट्स है वो 6 है। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी यानी कि बराबर समानता का अधिकार है। एंड आफ्टर देन था, और आफ्टर देन जो था राइट टू इक्वलिटी, हम तो पहले बात करते हैं इक्वलिटी का यानी कि समानता का। राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी का सबको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि अगर जो कोई भी किसी के खिलाफ अगर जो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़, या तो केंद्र में सरकार है और जो सरकार गलत कर रही है तो हम उसके खिलाफ भी करेंगे। कोई सरकारी अफसर है किसी के खिलाफ, अगर जो गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि हमें ये भी दे रखा कि हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, अगर अपने वो भी स्वतंत्र रूप से। अगर जो हम मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म हमारे लिए सही है, मुस्लिम सही है, तो हम किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को फ्रीली हम लोग मान सकते हैं, पूजा, कोई हमें हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। आप लोग कहीं ये भी सुनेंगे कि देखता जबरदस्ती मान, यानी कि जो ये जबरदस्ती किसी का अगर जो धर्म परिवर्तन कराते तो क्या होता है, फिर हमारे रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है। बट अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से हम किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को चूज कर सकते हैं। उसके बाद सबको कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सबको रीति रिवाज, अपना जो है परंपरा, यानी कि हमारी जो परंपरा है उस तरह से हम लोग जो भी है हमारे जो रीति रिवाज उसे हमें कर सकते हैं, मान सकते हैं, हमें पूरी अधिकार दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार, इंडिया में देखो क्या है, 14 वर्ष तक हर एक स्टूडेंट, हर एक जो बच्चे 14 वर्ष तक कोई भी नाबालिग सबको पढ़ने का अधिकार है, वो भी फ्री राइट, फ्री एजुकेशन। इसी के अकॉर्डिंग जो है सरकारी स्कूल्स है, बड़े बड़े कॉलेज जो भी है, सरकारी स्कूल वगैरह होता है उसमें फ्री एजुकेशन है, अपना मिड डे मील प्रोवाइड होता है। इस तरह से यानी कि एक अधिकार दिया गया कि सबको एजुकेशन राइट्स है, सबको पढ़ने का अधिकार है। या तो जो गरीब लोग हैं वो भी सरकारी स्कूल में, आप लोग जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है कोई भी जाते, जो जितने भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं सबको वहाँ पे पढ़ने का अधिकार है। ठीक है। राइट्स टू फ्रीडम रिलीजन, हम बता दिए, धर्म जो है अपने धर्म में अपने मानने का अधिकार है किसी तरह से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेडिमी, और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी का भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर जो हमें मिल रहा है, क्या हमें अधिकार है, उसके ऊपर भी हमें ये अधिकार है कि हम लोग उसे माने और हमें उसका मिसयूज नहीं करें। ठीक है। आफ्टर दिन जो हमारा था, आफ्टर दिन था एडिशनल फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। देखो क्या डिफरेंस है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारे हमें क्या अधिकार देती है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन्स ये होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन्स होता है कि एक हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है एक नागरिक को ले, यानी कि एक सिटीजन्स को लेकर के, यानी कि हम भारत के एक नागरिक है उसको लेकर के हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है, उसके बारे में जैसे पढ़ेंगे, वो हमारा क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो यहाँ से यही आप लोग देख रहे होंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन इन एडिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के एडिशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान जो है, डायरेक्टली प्रिंसिपल का भी एक सेक्शन है जिसमें स्टेट पर ये जो इंश्योर्स करता है ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सर्व द गाइड इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट द इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी एंड हेल्प द रिड्यूस एंड पॉवर्टी ऑफ द मासेस। यानी कि इसके देखकर हमारे ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, या किसी भी पॉवर्टी को लेकर के, किसी को गरीबी को लेकर कैसे हम गरीबता को कैसे निकाल सकते हैं, किसी गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, ये सब जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। अभी जाके डिटेल में आगे जब बड़ी क्लास से जाओगे तो आप लोग डिटेल में उस चीज़ों को फिर दोबारा से पढ़ोगे कि व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आगे ना हम बात कर रहे थे सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है, धर्म निष्पेक्षता। देखो हम लोग बताए थे सेकुलरिज्म जो वर्ड आया है, ये सेकुलर मतलब होता है धर्म निष्पेक्षता, इसको लेकर के, यानी कि व्हाट इज सेकुलरिज्म क्या होता है, हम लोग देखो इसके बारे में पढ़ेंगे सेकुलरिज्म क्या होता है। तो सेकुलरिज्म होता है एक सेकुलर स्टेट, मतलब ये होता है इन विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, यानी कि अब कोई भी, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जो राज्य है, यानी कि जो सरकार है, जो देश है,
वो किसी भी खास धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, किसी भी खास धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, किसी भी धर्म को लेकर के देश नहीं होगा। जैसे अब कुछ ऐसा जो है किसी धर्म के, जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान क्या एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री मतलब क्या, वो धर्म के नाम पे ही देश बना था, इस्लाम के नाम पे, ठीक है। तो एक खास वर्ग को, एक खास जो है खास रिलीजन को प्रमोट कर रही है वहाँ पे, तो वो क्या एक सेकुलरिज्म देश नहीं हो सकता। बट इंडिया जो है हमारा क्या है, एक सेकुलरिज्म कंट्री है। सेकुलरिज्म कंट्री की अगर जो हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे धर्म निरपेक्षता, सब धर्म को इक्वल मान दिया गया वैल्यू, या तो कोई भी धर्म को, या तो हिंदू धर्म को मानने वाले हो या मुस्लिम धर्म को, सबको इक्वल दिया गया, ठीक है। अधर्म निरपेक्षता, किसी भी धर्म को हम लोग बढ़ावा नहीं देगी गवर्नमेंट या कोई भी किसी भी को, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है प्ले करता है क्रिटिकल रोल प्लेइंग द आइडियल एंड वुड लाइक टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एडहेयर इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट द रूलर्स, यानी कि सबको बराबर अधिकार देता है, सबको इक्वल अधिकारी है कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज कर सकते हैं, कोई भी धर्म का हो किसी भी तरह से, और वो हमारे ऊपर रूल्स कर सकता है, ठीक है। कोई भी खास धर्म या कुछ एजेंडा इसको लेकर के नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो चेंज ओवर ईयर टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसेप्ट ऑफ द पॉलिटी दैट इन्वॉल्व्स द चेंजिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो संविधान के अंदर संशोधन भी किया जाता है, ठीक है। हम लोग अलग अलग जैसे समय, अब जैसे हमारा पहले संविधान जब बना था उस टाइम देश की कंट्री का पॉपुलेशन था वो कम था, उस टाइम का यूटिलिटी कुछ था, और समय के साथ साथ जो हमारा यूटिलिटी बढ़ते जाता है, सोशल रिफॉर्म होते जाता है, उसको लेकर के हम संविधान के अंदर संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ जो पार्ट्स है जो चेंज भी होते रहता है। तो आई होप कि देखो आप लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग अपना, यानी कि भारत के संविधान के बारे में बिल्कुल ब्रीफली, यानी कि हम पूरा तो डिटेल नहीं बोले, पूरा तो आप लोग 11th में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक सब्जेक्ट ही होगा आपका, पोल साइंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस अलग अलग, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। बट यहाँ पे आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि हमारे फंडामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान में हमारा क्या क्या अधिकार हमें दिया गया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बारे में डिटेल में, संविधान कब हमें लागू हुआ था, हम लोग डिटेल में चीज़ों को पढ़ाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग डिटेल में चीज़ों को पढ़े। आई होप कि और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेरी या कोई डाउट हो सकता है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या प्रॉब्लम है। और वीडियो अच्छा लगा, आप लोग कितना चीज़ों को समझे थे, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप्स में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।